ओके, तो हम लोग को आज शुरू करना है वेव मोशन। एसएचएम अपन ने पढ़ा है। अगर तुमने एसएचएम पढ़ा है तो वेव मोशन की मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हैवी नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें ठीक से एसएचएम आ गया, समझ में आ गया कि एसएचएम है क्या, इक्वेशन ऑफ एसएचएम है क्या, तो तुम्हें वेव ठीक से समझ में आ जाएगा और इक्वेशन ऑफ वेव भी तुम्हें अभी अभी बहुत जल्दी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। अगर तुमने इसकी बेसिक समझ लिया ढंग से तो तुम्हें काफी कुछ क्लियर होगा। और मेरी बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि आप लोगों को बेसिक्स बहुत अच्छे से हर चैप्टर के आने ही चाहिए। अगर आप लोग बेसिक्स ठीक से नहीं पढ़ रहे तो सवाल लगाने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है न्यूमेरिकल का जब तक आप बेसिक्स नहीं कर रहे। न्यूमेरिकल आपको होंगे भी नहीं। बेसिक से मेरा मतलब वही है, बिल्कुल जैसे एसएचएम का जो बेसिक था वो एसएचएम की इक्वेशन थी, कैसे काम करता है। मैंने अभी उसमें एक दो चीजें नहीं बताई, जैसे कि डैम्पिंग हो गया और रेजोनेंस हो गया। मैं इसके साथ बताऊंगा, वेव के साथ डैम्पिंग भी और रेजोनेंस भी, दोनों चीजें मैं इसके साथ बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। तो डैम्पिंग और रेजोनेंस यहां पर ज्यादा बेहतर भी समझ में आएगा वेव में। तो पहले तो मुझे ये बताओ वेव होता क्या है। सबसे पहले कुछ भी, मीडियम में डिस्टर्बेंस। बिल्कुल सही। क्या तुमने बोला पीछे? एनर्जी का फ्लो। एनर्जी का फ्लो, बिल्कुल सही। और कोई कुछ भी जानता हो वेव के बारे में? लाइट के फोटॉन पार्टिकल। लाइट के पार्टिकल फोटोन होते हैं, तो फिर वो तो वेव नहीं है ना, वो तो पार्टिकल, तुम खुद बोल रहे पार्टिकल। हाँ, सर दो टाइप की होती है। दो टाइप की वेव होती हैं, कौन कौन सी? सर मैकेनिकल मैकेनिकल वेव और सर ट्रांसफर ट्रांसवर्स। नहीं, ट्रांसफर मतलब वैसे कुछ नाम है। अच्छा, और कुछ बताओ, कुछ भी जो जानकारी हो। ठीक है, जो ज्यादातर बातें बताई तुम लोगों ने सब ठीक ठीक बताई। तो अब हम शुरू करते हैं वेव। तो वो बिल्कुल सही बात है, डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। इज कॉल्ड वेव। मीडियम में जो डिस्टरबेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेव। मतलब आपने कहीं पर भी कोई मीडियम लिया है, यहां पर जो मीडियम शब्द है उसको मैं बार बार बोल रहा हूं, आप भी इसको हाईलाइट कर लो। ये डेफिनेशन पहले की डेफिनेशन है, करीब 300 साल पहले, लगभग 300 ही साल पहले एक मैक्सवेल नाम का व्यक्ति हुआ। एक तो वो क्लार्क मैक्सवेल अपना बैट्समैन, टिक वो नहीं, एक मैक्सवेल नाम का हुआ। उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो थ्योरम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, लॉज, उन लॉज को इकट्ठा करके 4 इक्वेशन बनाई, जिनको बोला मैक्सवेल की इक्वेशन। लेकिन मजे की बात है मैक्सवेल की थी नहीं, बस इन्हें इकट्ठा किया। ये अपने फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन, साइंस का बहुत ही बेहतरीन यूनिफिकेशन है। क्या? मैक्सवेल की 4 इक्वेशन बहुत ही बेहतरीन यूनिफिकेशन है। किस किस का यूनिफिकेशन है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। और वहां से उसने इकट्ठा करके एक नया शब्द दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसने हमें नए टाइप की वेव बताई। उसके पहले तक जो है वेव के बारे में चर्चा ऐसे होती थी कि वेव मीडियम में ट्रैवल करती हैं। फिर बाद में न्यूटन ने भी लाइट के बारे में बताया, तो उसने लाइट को एज अ पार्टिकल कॉर्पसल थ्योरी भी दी हमें। लेकिन हाइगन्स ने हमें वेव थ्योरी दी, लाइट की वेव थ्योरी कह रहा हूं मैं। तो लाइट के बारे में बड़ी समस्या है। सूर्य से लेकर पृथ्वी तक लाइट आती है कि नहीं? लेकिन उसको चलने के लिए मीडियम है ही नहीं है क्या? और परिभाषा मैंने भी अभी क्या लिखी? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। मीडियम शब्द लिखा मैंने कि नहीं? तो फिर लाइट वेव तो नहीं होनी चाहिए, इस परिभाषा के हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर अब इसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि लाइट तो वेव के प्रॉपर्टीज शो करती है ना। वेव की प्रॉपर्टीज अपन लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ चुके ना, वेव की प्रॉपर्टी पढ़ चुके ना, इंटरफेरेंस पढ़ा हमने कि नहीं पढ़ा? तो वेव में इंटरफेरेंस होता है और लाइट में इंटरफेरेंस होता है, यानी कि लाइट एक वेव है। ये साबित होता है, यंग्स का डबल स्लिट सुंदर सा एक्सपेरिमेंट है, साबित कर रहा है। तो लाइट एक वेव है और वेव तो मीडियम के बिना चलती नहीं है। ये परेशान कर गया हाइगन्स को। तो हाइगन्स ने कहा देखो ऐसा है, सब शांत हो जाओ मैं बता रहा हूं। तो हाइगन्स ने कहा लाइट एक वेव है और वो एक हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर में ट्रेवल करती है, स्पेस में। उनने स्पेस को स्पेस खाली जगह नहीं बोला, उन्होंने कहा एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, उसका नाम रखा ईथर। वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, ईथर नाम रखा फिजिक्स में, एक मीडियम का नाम रखा उन्होंने ईथर। ठीक है, जो कि बाद में जाके थ्योरी खत्म हो गई। क्यों? मैक्सवेल ने हमें समझाया
कि वेव को चलने के लिए केवल मीडियम नहीं जरूरी है, बिना वेव मीडियम के भी वेव ट्रैवल कर सकती है। फिर उसने एक नया टाइप की वेव का आविष्कार किया, खोज की। उसने कहा देखो भाई साहब ऐसा है, लाइट एक खास तरह की वेव है और उस खास तरह की वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उस खास तरह की वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, बस 1 मिनट में आ जाएगी लाइट, चिंता नहीं करो। खास तरह की वेव है और उस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही साथ साथ वेरी करते हुए आगे बढ़ती हैं। मतलब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरीके से वो एक वेव आगे ट्रैवल करती है बिना मीडियम के। नहीं आया समझ में? आया समझ में कुछ कुछ? ये बहुत ही डिटेल में हम लोगों को आगे बीएससी फिर एमएससी में जाकर के समझाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। अभी हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना सा चैप्टर है, बीच में फंसा हुआ है वो, जरा सा चैप्टर है, ऐसे नहीं कोई छोटे बच्चे को घुसा लेते हैं बीच में, अरे बेटा 3 लोग की सीट है, आज चौथे तुम भी बैठ जाओ, तो उतना सा है अपने में, जरा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑल्दो ये बहुत ही बेहतरीन यूनिफिकेशन है अपने फिजिक्स का और साइंस का, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का बहुत ही बढ़िया यूनिफिकेशन है, इसको भी अपन को ध्यान में रखना है। तो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। हाँ ठीक है, तो ये किस वेव के बारे में बात हो रही है? मैकेनिकल वेव के बारे में बात हो रही है। किस वेव के बारे में बात हो रही है? मैकेनिकल। और एक वेव जिसको मीडियम चाहिए ही नहीं है, वो वेव कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमें मैक्सवेल ने समझाई बाद में आके कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा सा पूरा वो होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको देखेंगे बाद में, चैप्टर में आएगा तब देखेंगे अच्छे से। तो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। समझ आया? अच्छा चलो हम थोड़ा सा एक सिमुलेशन दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे कि हमारे पास ये एक सिचुएशन है, यहां पर क्या है, ये एक रस्सी है, यहां पर ये जो बीड्स हैं उसमें रस्सी में बीड्स फंसे हुए हैं। होता क्या है, ये यहां से बंधे हुए और यहां पर खिड़की से ओपन एंड बाहर जा रहे हो। मैं इसको पकड़ के हल्का सा उसको ऐसे पल्स लिख देता हूं, यहां पर पल्स है, तो मैं पकड़ के करता हूं ऐसे, देखा तुमने? मैंने जैसे यहां पर एक पल्स भेजी, मतलब यहां पर हल्का सा वो किया, वैसे वो जो मैंने यहां पर एनर्जी दी, वो एनर्जी आगे ट्रेवल कर गई। पर जरा गौर से तुम बीड्स को मैं स्लो मोशन में करता हूं, और तुम ये हरे रंग की बीड को ध्यान रखना, ये वाले को ध्यान दो जरा, इस पे ध्यान रखो। मैं यहां पर क्लिक करता हूं, क्या हो रहा है इसका? ऊपर गया और नीचे आ गया, ऊपर गया और नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया। कोई भी पार्टिकल मुझे ये बताओ, यहाँ डैम्पिंग ऑलरेडी है, डैम्पिंग हटा दो। तुम देखो जरा, कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से हिला क्या? नो सर। मतलब जगह से तो हिला, हाँ, पर लेकिन ऐसे नहीं गया, यस सर। अपनी जगह पे वापस आ गया। फिर हाँ। एनर्जी को आगे भेज के अपनी जगह पर वो वापस आ गया। तो आपको ऐसे सवाल पूछा गया, बहुत जमाने पहले की बात है, कि भाई जब भी वेव मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या ट्रैवल करता है? क्या आंसर दोगे इसका? क्या चीज है वो ट्रैवल करती है? एनर्जी ट्रैवल करती है। जब भी एक वेव मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या ट्रैवल करता है? एक्चुअली में एनर्जी ट्रैवल करती है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रैवल करती है। यही हम यहां भी देख सकते हैं, और यही हम ये वाटर वाली वेव में भी देख सकते हैं। ऐसे हमने पानी की ड्रॉप गिराई, ऐसे करके ये बढ़ रही है, दिख रही है, बाहर की तरफ को फेंक रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? इसको बंद कर दे, नल टिप टिप करके गिरता है उसमें पानी, कर दी बंद, लो ऐसे गया बाहर तक। आया समझ में? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि तुमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है चारों तरफ, एवरी पॉसिबल। मैंने चुटकी बजाई, सराउंडिंग मीडियम में डिस्टरबेंस चारों तरफ स्फेरिकली आगे बढ़ रहा है। चुटकी पॉइंट एक, चारों तरफ आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी का सब जगह क्या जा रहा है? एनर्जी। कैसे? मीडियम के थ्रू, एक मीडियम से दूसरे में, दूसरे तीसरे चौथे में। अच्छा मैं वेव को वापस लगाता हूं, मैं ऑसिलेट करवाऊंगा। हाँ इधर देखेंगे आप, अब जब मैं इसको ऑसिलेट करा रहा हूं, डैम्पिंग मैंने हटा रखी है बिल्कुल, ये फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सब दिखाऊंगा, टेंशन हाई रखा, सब बढ़िया है। यहां पर आप गौर से, जब ये अब ये एक्चुअली वेव है, पहले क्या थी? पल्स। सिंगल वेव को हम पल्स कहते हैं, और अब क्या है? ये वेव। वेव में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एनर्जी आगे बढ़ती रहती है, कंटिन्यूअस एनर्जी चलती रहती है। तो जब एनर्जी आगे बढ़ रही है तो पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? क्या कर रहे हैं मीडियम के पार्टिकल? ऑसिलेट कर रहे हैं। ये मीडियम के पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं।
आई बात समझ में? Yes, sir. किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो बता दे, No, sir. सोच लो जरा ढंग से। पक्का ना? जब भी एक मीडियम में वेव प्रोपगेट होती है तो एनर्जी ट्रैवल करती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के होते हुए, और मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। क्या करते हैं मीडियम के पार्टिकल? ऑसिलेट करते हैं। अब यहां पर मीडियम की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि तुम अगर सोचो कि कीचड़ पड़ा हुआ है कहीं पर और उसमें तुम पत्थर मारो तो क्या चारों तरफ वेव निकलेंगी? कीचड़ में से वेव निकलेंगी? No, sir. क्यों नहीं निकलेंगी? डेंसर मीडियम है, डेंस है, ऐसा है क्या? पानी में निकलती हैं क्योंकि वो कम डेंसिटी का है, कीचड़ में नहीं निकलती क्योंकि वो ज्यादा डेंसिटी का है। अच्छा, कीचड़ से तो ज्यादा डेंसिटी लोहे की होगी, हाँ. लोहे में तुम टैप करो वेव नहीं वो पहुंचेगी उसमें, फिर और ज्यादा डेंसिटी है इसमें तो और नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर तुम्हारा कहना ऐसा है तो डेंसिटी का फर्क पड़ता है, लेकिन केवल डेंसिटी का नहीं, एक और चीज है साथ में, इलास्टिसिटी। क्या है? इलास्टिसिटी का भी फर्क पड़ता है। किसी भी मीडियम के दो खास चीजें हैं वहां पर, वेव के ट्रैवल करने के लिए मीडियम मस्ट बी इलास्टिक इनफ। इलास्टिसिटी पर डिपेंड करेगा उसका, लेकिन इलास्टिक होना चाहिए और उसकी डेंसिटी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल इधर दूसरा बहुत दूर। समझे कि नहीं समझे? इलास्टिक होना जरूरी है। कीचड़ में क्या है? इलास्टिसिटी नहीं है। इलास्टिसिटी समझते हो? अभी हमने खैर वो चैप्टर पढ़ा तो है नहीं है, लेकिन अपने शेप को रीगेन करने की एबिलिटी इलास्टिसिटी कहलाती है। किसमें? लकड़ी में भी होती है शेप को रीगेन करने की स्थिति। हल्का सा उसको लकड़ी को टेढ़ा करके छोड़ो, हाँ लोहे जैसी नहीं होती, स्टील जैसी नहीं होती, कॉपर जैसी नहीं होती, लेकिन लकड़ी में भी इलास्टिसिटी होती है। लकड़ी भी हल्का मुड़ के सीधी हो सकती है अपने आप। इलास्टिसिटी ऐसे कहते हैं इसको। कुछ मटेरियल है जिनको आपने शेप चेंज किया और वो उसी शेप में रह गए, तो उनमें इलास्टिसिटी नहीं है। जिन मटेरियल का शेप चेंज किया और वापस अपनी जगह पर आ गए, अपने जैसा ओरिजिनल शेप गेन करने की कोशिश करी, वो इलास्टिक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? वेव वहीं ट्रेवल करती है। ठीक है, तो खैर वेव के बारे में बात एक शुरुआत हमने समझ ली। डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। यहां पर एनर्जी प्रोपगेट्स इन अ मीडियम व्हेन वेव ट्रेवल्स। When wave propagates, energy travels. अब मीडियम अगर नहीं भी होना तो भी एनर्जी प्रोपगेट करती है। किस केस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में। मीडियम पार्टिकल क्या करते हैं? मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट्स व्हेन वेव ट्रेवल्स। मीडियम, तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं कब? जब किसी मीडियम में वेव ट्रैवल करती है। मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं कब? जब किसी मीडियम में वेव ट्रैवल करती है। अब आ जाते हैं हम, वेव के कितने ठो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ वेव। और फिर से लिखता हूं मैं, टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है, अब ये मैंने दो प्रकार से लिख दिया। टाइप्स ऑफ वेव, जो पहला वाला मैंने लिखा है वो लिखा है मैंने, देखो, व्हेन, नहीं, टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑसिलेशन, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेशन। और टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट।
तो देखिएगा, अब आप बताएं मुझे टाइप्स ऑफ वेव। तो दो प्रकार की वेव होती हैं यहां पर, एक हो गई हमारी ट्रांसवर्स वेव और दूसरी हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। और टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट, पहला हो गई हमारी मैकेनिकल वेव, और दूसरी कौन सी बताई थी मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव और द नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये जो ट्रांसवर्स वेव है इसमें क्या होता है, यानी कि वेव का प्रोपेगेशन अगर ऐसा है तो मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं। इसमें ये है वेव प्रोपेगेशन, और ये है पार्टिकल ऑसिलेशन। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर मीडियम पार्टिकल वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है तो मीडियम के पार्टिकल भी इसी लाइन में ऑसिलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा वेव प्रोपेगेशन। ये हो गया मीडियम ऑसिलेशन। तो परिभाषा होती है whenever wave is propagating perpendicular to the particle oscillation, समझे कि नहीं, या particles are oscillating perpendicular to the propagation of wave, then that wave is known as transverse wave. Whenever particles are oscillating in the line of propagation of wave, then wave is known as longitudinal wave. समझ में आया? एक तो हमारी ऐसे ऐसे करके चलती है, ऐसे ऐसे, समझे, ऐसे। ये हो गई हमारी कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और एक वेव वो होती है वो वाली टिडिंग 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 ऐसे करके चलती है, जो जिसमें पार्टिकल इकट्ठे होते हैं फैलते हैं, इकट्ठे होते हैं फैलते हैं, इकट्ठे होते हैं फैलते हैं। इसमें पार्टिकल ऊपर आते हैं नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं नीचे जाते हैं। ऐसे क्या हो, कैसे क्या कर रही हो, मुझे बताओ, क्या नहीं आ रहा? कुछ नहीं। हाँ हाँ बोलो यार, क्या डर रही हो, बोलो, नहीं। पूछो पूछो पूछो, पैसे नहीं लूंगा मैं, पूछो। नहीं, जो अभी आपने बताया ना कि ये हाँ। वाली वेव भी ऐसे ऊपर नीचे जाती है। हाँ, ये एक वेव जैसे परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल ऊपर नीचे जाएंगे और वेव आगे बढ़ेगी, हाँ, ठीक है। ठीक और है। इसमें? और इसमें पार्टिकल भी उसी लाइन में ऑसिलेट करेंगे जिस लाइन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। पार्टिकल करेंगे ना oscillate? हाँ, और कौन करेगा Wave ऑसिलेट? थोड़ी करेंगे। तो वो एक ही बात है ना, वो मीडियम में क्या होता है, पार्टिकल। मीडियम में क्या है, पार्टिकल ही तो है। मीडियम के पास जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव मैंने चुटकी बजाई तो इसमें क्या होता है, एयर पार्टिकल क्या है, कंप्रेस होते हैं एक्सपेंड करते हैं, कंप्रेस होते हैं एक्सपेंड करते हैं, कंप्रेस होते हैं एक्सपेंड करते हैं, ऐसे होता है। सही समझे? Particles कैसे compress करते हैं? पार्टिकल नहीं कंप्रेस करते लड़की, पार्टिकल आसपास में आ जाते हैं, मीडियम कंप्रेस करता है। नहीं आया समझ में? मीडियम की डेंसिटी बढ़ जाती है, फिर घट जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर घट जाती है, आगे चलते चलते। जैसे आगे में चलते जाता है मीडियम की डेंसिटी घटती जाती नहीं, है। तो कैसे फिर अगर कटेगी नहीं तो फिर कैसे पहुंचेगी आपका साउंड? कैटरपिलर को देखा चलते हुए, कैटरपिलर, कैटरपिलर देखा कैसे चलता है, केंचुआ, कैटरपिलर। पहले वो ऐसे केंचुए का बताओ, केंचुआ कैसे चलता है? सर ऊपर होता फिर नीचे ऊपर ऐसे ऐसे चलता हो। केंचुए को चलते हुए देखना, वो सिकुड़ता है हाँ फिर फैलता है, फैलता है। हाँ, फिर सिकुड़ता है फिर फैलता है और आगे बढ़ता है। केंचुए का जो शरीर है उसको तुम मीडियम की तरह ट्रीट कर लो। तो शरीर का कुछ हिस्सा सिकुड़ रहा है, कुछ हिस्सा फैल रहा है, पीछे सिकुड़ रहा है आगे फैल रहा है, फिर आगे सिकुड़ता है पीछे फैलता है, ऐसे करके खींचता है ना वो। इस तरीके से ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव आगे बढ़ती है। और सांप को चलते हुए देखा है, हाँ। वैसे ट्रांसवर्स वेव चलती है। आया कुछ कुछ समझ में? हाँ पक्की बात, सोच लो।
ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे तो भाई समस्याओं का समाधान ये चित्रों के साथ हो जाएगा। देखो जरा यहाँ पर, कोई बात नहीं, ये वाले को देख लो यार। यहाँ पर देखो वेव का जो प्रोपगेशन है वो इस डायरेक्शन में होते हुए दिख रहा है तुम्हें, और पार्टिकल्स को अगर तुम गौर से देखो तो उनका वाइब्रेशन तुम्हें ऐसे ऐसे दिख रहा है, अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वेव का प्रोपगेशन से पार्टिकल का ऑसिलेशन कैसा है, परपेंडिकुलर। तो जब भी ऐसा होता है तो इस तरह की वेव का नाम रखते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। और यहाँ पर देखो जरा बहुत गौर से, हो सकता है तुम्हें बहुत ज्यादा गौर से देखना पड़े, तो थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। क्या बेटा, हाँ क्या हो रहा है, चली गई, कोई बात नहीं, चल तो रही है भाई, हाँ कोई बात नहीं। तो क्या है कि हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स जो है हमारे, देखो वेव का प्रोपगेशन तो हमें आगे होते हुए दिख रहा है ना साफ साफ, प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब जहां मैं दिखा रहा हूं तुम्हें पार्टिकल्स को, उनको ध्यान से देखो। देखो पार्टिकल्स ये इकट्ठे हो रहे हैं फिर अलग हो रहे हैं, फिर इकट्ठे हो रहे हैं फिर अलग हो रहे हैं। तो पार्टिकल इकट्ठे हो रहे हैं अलग हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं अलग हो रहे हैं, दिख रहा है। मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं किस लाइन में, ये रेड कलर का छोटा सा डॉट दिख रहा है ना बीच में, मैं इसको मिटा दूं यहाँ पर, तब डॉट अच्छे से दिखेगा। दिख रहा है ना डॉट। तो ये डॉट कैसे ऑसिलेट कर रहा है, मैं और जूम करूं, दिख रहा है ये डॉट अब। तो ये डॉट जो है ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं। मीडियम का प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर नहीं है ना, अलोंग दी लाइन है। वो पीछे वो जो ये वाली वेव है ट्रांसवर्स वेव, इसमें पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। और इसमें पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, अलोंग दी लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। समझ में आया। तो जैसे साउंड है, साउंड कैसी वेव है अपनी, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो साउंड हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो जैसी मैंने चुटकी बजाई यहां पर, तो अब चुटकी पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से जो चारों तरफ एक स्फेरिकल बना लो, ठीक है। तो स्फेरिकली सारी की सारी गैस के पार्टिकल इकट्ठे होंगे फिर फैलेंगे, फिर इकट्ठे होंगे फिर फैलेंगे, फिर इकट्ठे होंगे फिर फैलेंगे, फिर इकट्ठे होंगे फिर फैलेंगे, ऐसे वो स्फेरिकली बाहर बढ़ेगा। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, यहां पर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, और यहां पर क्रस्ट और ट्रफ। तो जो टॉप होता है उसको क्रस्ट कहते हैं, ऊपर को कहते हैं अपन क्रस्ट, जहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट है, और नीचे को कहते हैं अपन ट्रफ। यहां पर आते हैं क्या, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। क्या आते हैं, और रेयर फ्रैक्शन। ये जो है ये कंप्रेशन है जो आगे बढ़ते हुए दिख रहा है तुम्हें। बेसिकली आगे पार्टिकल नहीं जा रहा है, पार्टिकल तो अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, अरे नहीं, पार्टिकल अपनी जगह पर है लेकिन ऑसिलेट कर रहे हैं। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन दिखेंगे यहां पर। जो साउंड वेव है उनको प्रेशर वेव की तरह भी कहते हैं अपन लोग, क्योंकि कहीं पर प्रेशर बढ़ रहा है फिर कहीं पर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, प्रेशर वेव्स। समझे क्या। अभी इस पे बाद में आएंगे हम, पहले मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख लें। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है, वो वेव जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती है जिनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। दीज वेव्स रिक्वायर मीडियम टू प्रोपागेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दीज वेव do not require medium to propagate. जैसे कि एग्जाम्पल इसका हो गया क्या, साउंड वेव, और यहां पर एग्जाम्पल क्या हो गया, लाइट वेव। एक्सरे वगैरह सब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। एक्सरे हो गया हमारा, माइक्रोवेव हो गया, ऐसी बहुत सारी रेज हैं जो सब इसी का हिस्सा है। गामा रेज हो गया, ठीक है ना। तो ये मैकेनिकल वेव हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, और उधर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल।
अब और एग्जैक्टली बात करते हैं, साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल भी है और लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल कहते हैं। और जो लाइट वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसवर्स वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, वेव ऐसे जा रही है, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये भी हम वेव में आपको डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक। अभी हम लोग कौन सी वेव की बात करेंगे? मैकेनिकल वेव। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे केवल और केवल मैकेनिकल वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में करेंगे, और वो भी बहुत ही थोड़ी सी हैं। अभी हम लोग बात करेंगे केवल और केवल मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती हैं? जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अब मीडियम है तो पार्टिकल है, पार्टिकल है तो पार्टिकल का ऑसिलेशन है। से यस और नो? जब भी कोई भी एक वेव मीडियम में ट्रैवल करती है, जब भी कोई भी एक मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके पार्टिकल क्या करते हैं? ऑसिलेशन करते हैं, ठीक है। अगर वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, तब उस वेव को हम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। प्रोग्रेसिव इसलिए क्योंकि वो आगे बढ़ रही है। आगे चल के तुम्हें स्टैंडिंग वेव नाम की चीज भी सुनाई जाएगी, दिखाई जाएगी। स्टैंडिंग वेव कौन सी? जो हमें किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए दिख ही नहीं रही, फील ही नहीं हो रही, उसको कहते हैं अपन कौन सी वेव? स्टैंडिंग वेव। कौन सी वेव? आई बात समझ में? ठीक है। अभी हम कौन सी वेव की बात कर रहे हैं? प्रोग्रेसिव वेव्स की। कौन सी? और डिटेल में उनको कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स। सिंपल हार्मोनिक जो मोशन करते हुए वेव होती है ना, उनको कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन करता है? वेव। वेव करती है कौन? पार्टिकल। मीडियम के पार्टिकल करते हैं। जब भी कोई एक वेव ट्रैवल करती है तो उसके पार्टिकल क्या करते हैं? ऑसिलेट। और अगर वही ऑसिलेशन कैसा हो तब उस वेव को क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हमारी वेव जो है ट्रैवल करेगी, उसके पार्टिकल मोशन करेंगे एसएचएम। क्या आप एसएचएम जानते हो? जानते हो एसएचएम? पक्की बात। अब अगर आप एसएचएम जानते हो तो अगला पार्ट आपके लिए बहुत ही तुच्छ है, छुटकू सा। क्लियर है? उसके पहले कुछ छोटी मोटी चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हो, वही मैं डिटेल में गया ऐसे जल्दी जल्दी बताऊंगा। ठीक है ना? देखिएगा, देखते हैं। तो जैसे कि वेवलेंथ, वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तुम लोगों को मैंने बताया मेरे घर के आसपास बाहर से एक आदमी निकलता था, बहुत पहले की बात है, बता रहा हूँ। चलो, मेरे घर के बाहर से एक आदमी निकलता था, उसको हम लोग लैम्डा बोलते थे। उसका कारण है ना, वो ऐसे चलता था, ऐसे। लैम्डा ऐसे लिखता है ना? हाँ, पुष्पा भी लैम्डा जैसे चलता है। उस समय पुष्पा नहीं था ना, नहीं तो हम उसको पुष्पा कहते। अभी हम उसको हम तब बोलते थे लैम्डा। उस आदमी को मेरे कुत्ते ने काट लिया था। ये वाला हाथ में ऐसे करके लगेगा। क्या ऐसे कर ले? समझ में आया ना? तो वेवलेंथ जो होती है वो होती है एक क्रस्ट से बाजू वाले क्रस्ट के बीच की दूरी, या एक ट्रफ से बाजू वाले ट्रफ के बीच की दूरी। अब ये क्रस्ट और ट्रफ तो किस में होती है? ट्रांसवर्स वेव में। और कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो उस केस में क्या होते हैं? कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। तो एक कंप्रेशन से बाजू वाले कंप्रेशन के बीच की दूरी और एक रेयर फ्रैक्शन से बाजू वाले रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? समझ गए? क्लियर है? तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, वैसे मैं लिखना तो चाहता नहीं हूं पर लिख देता हूं। टू consecutive crust, कॉमा स्लैश, कॉमा नहीं, ट्रफ, कॉमा कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, या फिर ट्रफ, या फिर कंप्रेशन, या फिर रेयर फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ, दूरी को। ठीक है? इसको एक वेव की लेंथ भी कहते हैं। एक वेव
की लेंथ भी कहते हैं। समझ में आया? Yes. फिर आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है टाइम पीरियड? सर वो एक वेव कितने टाइम में कितने टाइम में एक वेव पास करेगी पर्टिकुलर पॉइंट को या पर्टिकुलर स्पेस को, किसी भी एक जगह को एक वेव पास करने में जो समय लेगी उसको हम कहेंगे एक टाइम पीरियड। और मजे की बात तो ये है कि उस दौरान एक कोई पार्टिकल मीडियम का एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेगा। आया कुछ को समझ में? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पार्टिकल को एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड, पर वो तो एसएचएम वाली डेफिनेशन हो गई। अभी के लिए हम लोग लिखेंगे एक वेव किसी एक पॉइंट से जब प्रोपेगेट करते हुए निकलती है तो उसको ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है, वन वेव के ट्रैवल में टाइम टेकन टू ट्रैवल, टाइम टेकन बाय वन वेव time taken by one wave to travel from a point in space। ठीक है? मीडियम में एक किसी जगह से एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से एक वेव को पास करने में जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, हाँ ठीक है, लेकिन वो थोड़ी लिखना है सी बाई लैम्डा, डेफिनेशन बात करेंगे अपन। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी वेव एक जगह से पास करती हैं उसको हम कहेंगे वेव की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव पासिंग पर सेकंड। समझ गए? फिर आता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड? हाँ नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे तो 2 इंटू एम्पलीट्यूड हो गया। जब वेव ट्रेवल नहीं कर रही तो पार्टिकल कहाँ होंगे? वहां से लेकर के मैक्सिमम उनका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जगह, जब वेव ट्रेवल नहीं कर रही तो पार्टिकल जहां, उसको कहते हैं उनकी मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। तो पार्टिकल के जो एसएचएम हो रहा है ना, उसका एम्पलीट्यूड हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कहलाता है। पहले ऊपर गया तो पहला एक हुआ। हाँ, वो तो जो डिस्टेंस जितने ऊपर तक गया हो उसको कहेंगे वन का एम्पलीट्यूड। समझेगा? यस सर। ठीक है ना? तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से अधिकतम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एक प्रॉब्लम, कोई समस्या सोच लो, देख लो। ठीक, तो हमारे पास आ गया वेवलेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड कैपिटल टी, फ्रीक्वेंसी एफ या फिर न्यू, और एम्पलीट्यूड ए। कोई दिक्कत? नो सर। देख लो, किसी प्रकार से समस्या है तो समझ लो। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें होंगी। किसी को किसी प्रकार की समस्या है क्या? नो सर। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। अब इन्हीं पर स्पीड ऑफ वेव अगर आपको निकालना हो तो निकाल लोगे। स्पीड ऑफ वेव डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ सर। मान लो आपका जो डिस्टेंस वेव ट्रेवल कर रही है लैम्डा, और लैम्डा ट्रेवल करने में टाइम क्या लगता है?
टाइम पीरियड, तो स्पीड ऑफ वेव कितना हो गया, लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एफ, क्यों, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा स्पीड ऑफ वेव हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम, नो सर। पक्की बात, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हैं पुरानी कक्षा वाली। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव क्या होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव? किसको बोलोगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव? जिसमें मीडियम के पार्टिकल एसएचएम करते हैं। शाबाश, ओके भाई। तो मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। ये लाइन बना दी हमने, ठीक है। अब उसके बाद हम कई सारे पॉइंट रखते हैं। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक पॉइंट 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 ये, कहीं भी बना सकते हो। मैं ढेर सारे बना रहा हूं। इसको बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी, इसको बोल रहे हैं सी, इसको बोल रहे हैं डी, इसको बोल रहे हैं ई, इसको बोल रहे हैं एफ, इसको बोल रहे हैं जी, इसको बोल रहे हैं एच। मैंने इन पॉइंट्स के नाम भी रख दिए, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या कोई? अब यहां पर क्या है, इस ये मीडियम के कुछ पार्टिकल है, एक लाइन में बने हुए हैं। लेट्स से ये रस्सी के लिए बात कर रहे हैं, रस्सी के पार्टिकल हो गए। अब मैंने क्या किया, वेव को ऑसिलेट कराना शुरू किया। मैंने मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट किया, कहां पर पता है, ए पर। तो वेव का प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड में। तो तुम लोगों के लिए राइट साइड हो गया। और अगर मैंने इधर ऑसिलेशन शुरू किया, मतलब उस तरफ से वेव को दिया, तो प्रोपगेशन की डायरेक्शन इधर होगी। पक्की बात। अब मुझे बताओ, जब मैंने इसको ऑसिलेट कराना शुरू किया, इस वाले पॉइंट को ऑसिलेट कराना शुरू किया, तो सबसे पहले कौन ऑसिलेट करेगा, ए या बी? बी। क्यों? सोर्स कहां है, ए पे। तो पहले कौन ऑसिलेट करेगा, ए करेगा, फिर ई एफ जी एच, ऐसे करेगा। तो जो पहले करेगा वो फेज में आगे नहीं निकल जाएगा। फेज में आगे कौन है, फिर ऐसे चलेगा। सी और एफ में फेज में आगे कौन है, यदि वेव की प्रोपगेशन ए से हो रही है? सी होगा। जो पहले वेव के पास, मतलब जिस पे से पहले वेव निकलेगी, वो पहले ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, यानी कि फेज में वो आगे हो जाएगा। फेज समझते हो ना, मतलब पहले ऑसिलेट करना शुरू कर दिया तो उसका ऑसिलेशन का कुछ पार्ट हो जाएगा, तब अगले तक पहुंचेगी वेव। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात, सोच के बताओ जरा। चलो अब हम वेव बनाते हैं, प्रोपगेशन हो रही है। तो वेव का प्रोपगेशन ऐसे हुआ, इसमें कोई समस्या? ठीक है। अब वेव का ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, यानी कि वेव को ए से एफ तक पहुंची, ये कंप्लीट वन वेव हो गई। तो ए से एफ तक की जो लेंथ है वो कितनी हो गई भाई साहब? ए से एफ तक की जो लेंथ है वो कितनी हो गई? ए से एफ तक की जो लेंथ है वो कितनी लेंथ हो गई? 2 लैम्डा। कितनी हो गई? लैम्डा हो गई। यहां से यहां तक की जो वेव है वो लैम्डा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ए का एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा। देखो, वेव ने वेवलेंथ कवर की, इस दौरान उसे टाइम कितना लगा? एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगा। यही परिभाषा बताई अभी मैंने। एक वेव को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसे 1 टाइम पीरियड कहते हैं। इसी दौरान एक पार्टिकल एक कंप्लीट एसएचएम कर लेता है। तो जब तक वेव ए से एफ तक पहुंची, तब तक ए का एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया कि नहीं? हो गया। यस और नो? यस सर। नहीं आ रही मेरी बात समझ में?
क्यों हो गया? क्योंकि ए और बी के बीच, ए और एफ के बीच की दूरी क्या है? लैम्डा टाइम कितना लगा? टी टी क्या है? क्या होता है टाइम पीरियड? एक कंप्लीट ऑसिलेशन में पार्टिकल को जो टाइम लगता है। तो इस दौरान यहां से यहां तक वेव पहुंची और ए का पूरा एक ऑसिलेशन हो गया होगा, हो गया होगा। तो जब ए वापस अपनी जगह पर लौट के आएगा तब एफ चलना शुरू करेगा। यानी अब ए और एफ एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ नीचे आएंगे। तो वो देखने में तो हमें लग रहा है सेम फेज में है, लेकिन उनके बीच का गैप कितना है? लैम्डा नहीं, वो तो फेज में गैप कितना है? 2 पाई का गैप है। नहीं आई मेरी बात समझ में? एक कंप्लीट ऑसिलेशन में फेज में देखो, जब ये ए से इधर तक पहुंची होगी, यहां तक, तो इस पॉइंट के और ए के बीच में फेज का डिफरेंस होगा 90 डिग्री का। इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में डिफरेंस होगा 90 डिग्री का। इसके और इस पॉइंट के बीच में डिफरेंस होगा 90 का। अगर हमसे कोई कहे ए और सी के बीच में फेज का डिफरेंस क्या है, तो 180 का। शाबाश। ए और ये पॉइंट कोई भी है, मैंने एक्स ले लेता हूं, कितना हो गया? 270 डिग्री का। और कोई कहे ए और एफ के बीच का डिफरेंस कितना हो गया फेज का? समझ में आ रहा है? वेव को ट्रेवल करने में जो एक टाइम पीरियड लगता है, उसमें एक पार्टिकल पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है। एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट कर लेता है। और एक ऑसिलेशन में कितना फेज कवर हो जाता है? 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई पूरा का पूरा कवर हो जाता है। क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरी बात? ये तो हुई जानी पहचानी सी चीजें। मान लो हमसे कह दिया जाए ए और जी के बारे में बताओ। ए और जी के बीच की दूरी कितनी है? कैसे लैम्डा होगी? ए और एफ के बीच की दूरी लैम्डा है, और अब ए और जी की भी लैम्डा होगी। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो बेटा? कुछ हो गया क्या तुम्हें? नहीं सर। मारा पीटा है किसी ने? बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ। किसी ने कुछ किया नहीं ना, तो क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर ये मैंने भी लैम्डा लिख दिया आएगा। बताओ साहब, ये बीमारी मुझे लगता है छूने से फैलती है। ये छूने कह रहा हूं, दूर से देखने से ही फैल जाती है। मान लो ये डिस्टेंस है x, हमें नहीं पता ना कितनी डिस्टेंस है। और मान लो इस दौरान a और g के बीच का फेज का डिफरेंस कितना है? 5। ठीक है। अब एसएचएम करते हुए पार्टिकल की इक्वेशन याद है? हाँ सर। क्या है? ए एक्स इक्वल टू ए लेट सोर्स ऑफ वेव इज एट पॉइंट ए। कितने पॉइंट पर है? ए पर। सो इक्वेशन ऑफ एस एच एम ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए इज y is equals to a sin ओमेगा टी। बस, मतलब शुरुआत यहीं से हो रही। तो फेज में शुरुआत यहीं से हो रही, तो फेज डिफरेंस, फेज क्या जीरो ही रहेगा यहाँ का शुरुआती फेज। अगर हम ए से ही शुरुआत कर रहे हैं तो ए का फेज तो जीरो रहेगा, इनिशियल फेज। ए से ही शुरुआत कर रहे हैं तो यस और नो। और हमें पता है ए से एफ फेज में कितना पीछे है? नहीं, ए से एफ फेज में 2 पाई पीछे है। तो अगर मैं एफ की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई। शाबाश। कितना लिखूंगा? a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई। एक्सीलेंट। अब तो तुम्हें लोगों को चीजें समझ में आ गई। तो अब चुटकियों में तुम इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बनाने वाले हो। देखो, अब हम एक काम करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारी फेज का डिफरेंस, मतलब अगर उनके दो पार्टिकल के बीच की दूरी लैम्डा है तो उनका फेज का डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई। वी नो दैट इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is lambda, then phase difference will be 2 pi।
ठीक है ना? इसको मैं ऐसे लिखता हूं, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जानते हो ना? यूनिटरी मेथड नहीं जानते? क्या होता है? 3 टोकरी में 30 आम है तो 5 टोकरी में कितने आम होंगे? कैसे निकालते हैं? पहले 1 टोकरी के आम निकालते हैं ना, फिर उसमें 5 का गुणा कर देते हैं तो 5 टोकरी के आम निकल आए। तो 1 टोकरी के आम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 3 टोकरी में 30 है तो 1 में 30/3 होंगे। ऐसे ही करते हैं यूनिटरी मेथड। यहां पर हम वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्या? अगर जो पाथ डिफरेंस है लैम्डा, तो फेज का डिफरेंस कितना हो गया? 2 पाई। अगर पाथ डिफरेंस होगा 1 मीटर तो फेज का डिफरेंस कितना होगा? अरे 2 पाई बाय लैम्डा। और अगर पाथ का डिफरेंस है कोई भी रैंडम एक्स तो फेज का डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लैम्डा लैम्डा इनटू एक्स। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये मैं पहले भी बता चुका तुम लोगों को हाँ ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में, या वेव जो बाद में पड़ेगा उसको बाद में ही बताऊंगा। समझे कि नहीं? यस तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ पाथ डिफरेंस। यस क्लियर है कि नहीं है? इसमें ये जो 2 पाई बाय लैम्डा है ना, इसको एक चीज बोलते हैं वेव फंक्शन, और इसको लिखते हैं के। क्या लिखते हैं? के। ये होता है हमारा वेव फंक्शन। ठीक है। मान लिया किसी रैंडम पॉइंट जी के बारे में चर्चा हो रही, इस रैंडम पॉइंट जी का इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होगा ये निकालना है फॉर एनी रैंडम पॉइंट। तो अब निकाल पाएंगे हम चुटकियों में। सो ये फॉर एनी रैंडम पॉइंट, किसी भी रैंडम पॉइंट जी के लिए ले लो। जी की डिस्टेंस ए से कितनी है? एक्स। तो फेज में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। और 5 की वैल्यू हम लिख सकते हैं के एक्स। बोलो हाँ या ना? और जी ए से फेज में पीछे होगा। वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन कहां है? ये वाली है कि नहीं है? वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन कहां है? लेफ्ट से राइट। बोलो कहां से कहां है? लेफ्ट से राइट। इसीलिए राइट वाला हर पार्टिकल लेफ्ट वाले हर पार्टिकल से फेज में पीछे है। अगर वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी राइट से लेफ्ट, तो राइट वाला हर पार्टिकल लेफ्ट वाले हर पार्टिकल से फेज में आगे होगा। आया समझ में कि नहीं? अभी राइट, अभी जी पीछे है ए से, हम माइनस का साइन यूज करेंगे फेज जब निकालेंगे इक्वेशन। और अगर वेव का प्रोपगेशन में इधर से इधर होता तो फिर हम प्लस का साइन यूज करते जी के लिए। कहां का साइन यूज करते? प्लस। जी के लिए प्लस का साइन, क्योंकि जी फेज में आगे होता। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? अभी देखो जरा, फाइनल इक्वेशन बन के तैयार है, बिल्कुल चकाचक एकदम दिखने वाली है। तो हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है y इज इक्वल्स टू a। एम्पलीट्यूड तो हर पार्टिकल का वही है क्योंकि हम मान रहे हैं कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो हाँ या ना? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। भूल जाओगे क्या इसको? इस केस में माइनस साइन लगा है तो वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन किधर? लेफ्ट से राइट। प्रोपगेशन ऑफ वेव किस डायरेक्शन में? राइट साइड में। राइट साइड को हम क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड को हम क्या लिख रहे हैं? नेगेटिव। हम अपने मन से लिख रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? हम अपने मन से लिख रहे हैं। तो अगर हमारी वेव का प्रोपगेशन पॉजिटिव साइड में है तो इधर पे साइन कैसा आएगा? माइनस। और अगर हमारी वेव की प्रोपगेशन नेगेटिव डायरेक्शन में तो इधर पे क्या आएगा? प्लस। इसीलिए मैं यहां पर माइनस अकेला ना लिख के माइनस प्लस लिख देता हूं। नहीं आई मेरी बात समझ में? अगर वेव का प्रोपगेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इधर पे साइन आएगा माइनस का, और अगर वेव का प्रोपगेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इधर पे साइन आएगा प्लस का। तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है कैसे पता चलता है? यहां पर प्लस और माइनस देख के।
भूल जाओगे क्या इसको? नो सर। भूल जाओगे? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? आ रही है। ये इक्वेशन ऑफ वेव क्यों है ये समझो। ये जो इक्वेशन है यहां पर जो y है, y इज दी पोजीशन ऑफ पार्टिकल g। देखो दिखाते हैं कहां गया ग्राफ, ये है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये कुछ ऐसे करके जाएगा। तो ये g पार्टिकल किसी अभी इस समय यहां पर होगा। तो ये y पता क्या है, ये वाली डिस्टेंस है y, ये वाली डिस्टेंस। आया कुछ समझ में? हाँ यस। और g पार्टिकल की y एक्सिस में पोजीशन है ये, और x एक्सिस में पोजीशन है x। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? जो g पार्टिकल है उसकी x एक्सिस में पोजीशन तो x ही है, लेकिन y एक्सिस में पोजीशन टाइम के हिसाब से बदल रही है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो यहां से ये इक्वेशन में तुम्हें दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है टाइम और एक वेरिएबल है x। तो जो तुम्हारी ये y है इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? ये जल्द चल रहा है ना? नहीं नहीं चल रहा? चल रहा है यार, तुम लोग कैसे लोग हो? पता ही नहीं दिखता ही नहीं। सर वो मतलब एकदम चमक नहीं रहा। दाढ़ी से छुप जा रहा है, पता नहीं। टी शर्ट से। टी शर्ट से छुप जा रहा है, कोई बात नहीं। और देख लेना माइक अचानक से बंद हो जाए फिर तो फंस जाएंगे ना अपन, क्लास का आवाज नहीं आएगी। बच्चे कह रहे हैं क्या हो रहा है सर का वॉल्यूम नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ेंगे दिक्कत में। अरे यार अब कल नई टी शर्ट खरीदी मैंने, तो बार बार बताना पड़ता है ना नई खरीदी, इसलिए ऐसा हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। ओके, तो ये किसका फंक्शन है, x और t का, मतलब किस x की पोजीशन पे पार्टिकल किस टाइम पर किधर है। तो तुम डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू रखो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो तुम वेव का फोटोग्राफ बना सकते हो। फोटोग्राफ इक्वेशन की सहायता से। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? वेव का तुम फोटोग्राफ बना सकते हो, उसको कहते हैं वेव स्टिल। वेव स्टिल फोटोग्राफ यार, नहीं समझे? आपके पास तो फोटो होगी सर। किसकी? ये है ना फोटो, अच्छा। ये है फोटो। फोटो नहीं होगी ये वेव की। कौन सा पार्टिकल किधर है अभी हम देखेंगे। x, हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रख दी हमने 1.5 मीटर, फिर हमें y की वैल्यू निकल आएगी। t बराबर देखेंगे तो किस टाइम पर किस पार्टिकल की क्या पोजीशन है, ये इस वॉल्यूम में रख के नहीं निकल जाएगी बार बार, नहीं निकल पाएगी। x और t रखो y निकालो, x और t रखो y निकालो, x और t रखो y निकालो। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? ऐसे करके नहीं निकल जाएगी। बस तो यही तो है, वेव की फोटो नहीं बन गई। फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आप x और y की वैल्यू, x की वैल्यू रखते जाओ, y की निकलती जाएंगी, तो आपको फिर पूरा एक ग्राफ में आप उसको फॉर्म कर सकते हो। वेव दिखती कैसी है, अभी कैसी दिख रही है, फिर 10 सेकंड बाद कैसी दिखेगी, 20 उसमें अब फिर ऐसा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना लो, 10 सेकंड बाद कैसी दिखेगी, 15 सेकंड बाद कैसी दिखेगी, 20 सेकंड बाद कैसी दिखेगी। ले बन गया। आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? इस इक्वेशन को आप लोग और कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस इक्वेशन y बराबर a sin ओमेगा t प्लस माइनस प्लस के x को आप कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको कई तरीके से। देखो कैसे हमारी इक्वेशन ऑफ वेव बनी, y बराबर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, y बराबर a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। ओमेगा की वैल्यू कितनी है भाई लोग? 2 पाई अपॉन कैपिटल T या फिर 2 पाई f, हाँ। और k की वैल्यू कितनी है अपनी? 2 पाई बाय लैम्डा, है कि नहीं है? यस सर। या फिर 2 पाई, और क्या लिख सकते हैं? 2 पाई v बराबर f अपॉन लैम्डा था ना, तो v अपॉन f लिख सकते हैं इसको, चाहे तो नहीं लिख सकते। v बराबर f लैम्डा था तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर v अपॉन f, हम चाहे तो, नहीं तो इसको ऐसे रख दें 2 पाई बाय लैम्डा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन में, y बराबर a sin 2 पाई अपॉन कैपिटल T स्मॉल t प्लस माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू x। यहां से 2 पाई बाहर ले लो, a sin 2 2
प्लस माइनस का ध्यान रखना, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? अब तुम्हें ये तो हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बनाई ना, क्या दुनिया में केवल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है और कोई रैंडम वेव नहीं हो सकती? हो सकती है। तो ज्यादा रैंडम वेव अपनी गणितीय औकात के बाहर हो जाएंगी, टू बी फेयर, लेकिन हमें कभी कभी ऐसी रैंडम वेव के बारे में बात कर लेते हैं, वो e⁻ ओमेगा टी ऐसे करके। तो आपको एक छोटी छोटी बातें बताता हूं। आपको पहले तो कुछ मैं ओमेगा और के का रिलेशन दिखाता हूं, ओमेगा और के का रिलेशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, केवल इक्वेशन पे इक्वेशन दे देते हैं और आप कहते हैं बता इसका एम्पलीट्यूड क्या है, बता इसमें कितना टाइम पीरियड है, बता इसमें कितना वेवलेंथ है, बता इसमें कितना स्पीड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ। अच्छा, अब अगर आप रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के करते हो तो स्पीड बराबर वी नो, स्पीड बराबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। ऊपर नीचे 2 पाई कर दोगे तो कोई दिक्कत है क्या? बोलो। नो सर। इस तरीके से आप एक कर दो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी ये, और लैम्डा को नीचे ले जाओ तो एक हो गया क्या, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, ओमेगा अपॉन के। आ गया रिलेशन। आपको इक्वेशन ऑफ वेव दी जाए और आपसे पूछा जाए स्पीड ऑफ वेव क्या है, नहीं निकाल पाओगे? निकाल लेंगे। नहीं निकाल पाओगे? निकाल लेंगे। पक्का सोच के बताओ जरा, हाँ सर। सोच के बता रहे हो? हाँ। क्लियर है? ठीक है, फिर आपको इक्वेशन ऑफ वेव दी जाए और आपसे स्पीड ऑफ वेव पूछा जाए तो निकाल नहीं लोगे? निकाल लेंगे हम, बिल्कुल निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे। क्या करना है, जो टी स्मॉल टी के साथ में जो भी जुड़ा है वो क्या है, ओमेगा। ओमेगा। और मतलब स्मॉल टी का जो मल्टीपल है वो है ओमेगा, और एक्स का जो मल्टीपल है वो है के। ऐसे करके निकाल लेंगे आप, भूलना नहीं। यस सर। कौन किसका मल्टीपल होता है और किसका मल्टीपल क्या होता है ये भूलना नहीं है हमें किसी हालत में। तो इसको मैं लिख भी देता हूं साधारण तरीके से, स्मॉल टी का मल्टीपल ओमेगा होता है, याद करना इसको, और एक्स का मल्टीपल हाँ ये होता है, भूलना नहीं। ये खास करके तब काम में आएगा तुम्हें जब नॉन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होंगी, तब जहां पर आपको स्पीड वगैरह सब निकालना होगा, टाइम पीरियड निकालना होगा, वेवलेंथ निकालना होगा, चुटकियों में निकाल लोगे आप। आपको कुछ नहीं देखना है, इक्वेशन कैसी भी भारी सी है भाड़ में जाए, तुम्हें क्या देखना है, टी का मल्टीप्लाई में क्या है और एक्स का डब्ल्यू है ओमेगा सर, और एक्स का मल्टीप्लाई में क्या है, वही तुम्हारा आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे ही, मतलब जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं, जिसमें ये इक्वेशन नहीं होगी, सिनुसाइडल इक्वेशन नहीं होगी, ऐसे होते हैं नॉन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अदर देन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है जिसमें पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, जिसके वेव की फोटोग्राफ कैसे दिखती है, अच्छा वो पीछे बनाई थी मैंने, जिसके वेव की फोटोग्राफ कुछ ऐसे दिखती है। समझ में? ट्रांसवर्स वेव नहीं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हो सकती हैं। ये बेसिकली क्या है, एक्स की पोजीशन है, मीन पोजीशन से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स कह रहा हूं वाई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पार्टिकल्स के, ऐसे करके। तो पार्टिकल का जो वो रहेगा ऐसे से रहेगा, ठीक है। और अगर हम यही इक्वेशन y और x में बना लें, इधर पे t हटा करके, तो उसे वेव का स्टिल कहते हैं। y और x में इक्वेशन बना ले तो ये वेव का स्टिल कहलाता है, ये एट टाइम t। ये वेव की फोटो हो गई, कब, जब ये इक्वेशन y और x में है। और अगर आप कर रहे हो इक्वेशन y और t में, तो ये उसके पार्टिकल की एसएचएम की इक्वेशन है,
पार्टिकल के एसएचएम की। देखने में ट्रांसफर, ये ट्रांसवर्स वेव की फोटो है, ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों के लिए ऐसे ही पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा। एसएचएम कर रहा है ना वो तो, किसी एक सिंगल पार्टिकल, ये दोनों के लिए ये। और वैसे मैंने फोटो दिखाई दी तुम्हें दोनों की, वो ऐसे ऐसे और एक ऐसे। Yes. समझ गए? हाँ सर। क्लियर है भाई? हाँ। किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो बताओ। नो सर। अब इस पे ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, हाल फिलहाल तो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, लेकिन आप लोगों को ट्राई जरूर करने हैं। कैसे क्वेश्चन? सिंपल वेव के क्वेश्चन। वो क्या होते हैं? इक्वेशन दी जाए, पूछ लिया जाए, इक्वेशन देके चीजें पूछ ली जाए। यहां पर जो वेव का प्रोपगेशन है वो किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस है। हाँ। तो स्पीड ऑफ वेव को हम dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? हाँ। ये हो गई वेव की स्पीड, dx अपॉन dt है वेव की वेलोसिटी, और dy अपॉन dt करोगे तो वो होगी पार्टिकल की वेलोसिटी। समझे? dx अपॉन dt होगी वेव वेलोसिटी और dy अपॉन dt होगी पार्टिकल वेलोसिटी। dx अपॉन dt होगी वेव वेलोसिटी और dy अपॉन dt होती है पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं ना y एक्सिस में, और वेव केवल आगे प्रोपगेट कर रही है, तो वेव का प्रोपगेशन इन x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी ऑफ वेव। पार्टिकल का प्रोपगेशन इन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्टिकल की वेलोसिटी। dx अपॉन dt हो गई हमारी वेव वेलोसिटी, dy अपॉन dt हो गई पार्टिकल वेलोसिटी। सर ये तो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में अप्लाई होगा। हाँ, और लॉन्गिट्यूडनल के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, उनको हम फिर प्रेशर के हिसाब से देखते हैं, प्रेशर के हिसाब से भी देखते हैं। समझ में आ गया? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को किसी प्रकार की? नो सर। लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड हम अलग तरीके से बताएंगे, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड आसानी से ऐसे। आपको एग्जैक्टली डायरेक्ट ऐसे निकालने के चांसेस कम ही आएंगे, क्योंकि उसमें थोड़े से पेंच होते हैं, पर सवाल अगर दे दिया जाए तो हम निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेव। ध्यान रखेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या है? y बराबर a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx। जो भी स्मॉल t के साथ मल्टीप्लाई में है उसको क्या कहते हैं? ओमेगा। जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में उसको कहते हैं k। k एक वेव फंक्शन, k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन होता है phi इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। समझ गए? उसको kx भी कहते हैं, phi इज इक्वल्स टू kx। ठीक है? वेव की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव साइड में है तो नेगेटिव आएगा, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx, और वेव की डायरेक्शन यदि नेगेटिव है तो प्लस आएगा a sin ओमेगा t प्लस kx। पर y की जो इक्वेशन होगी उसमें t और x दोनों आने चाहिए, x और t दोनों ही आने चाहिए। y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, दोनों ही आने चाहिए, तब वो वेव की इक्वेशन है। और अगर दोनों नहीं आ रहे, केवल टाइम टाइम आ रहा, टाइम तो हो गई होगा, x नहीं आ रहा, तो वो सिंगल पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन है। समझ में आया? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बनाने के लिए हमने किया ही यही है, यस सर। पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन ली, उसको सॉल्व कर लिया, किया ही यही है। भूलोगे तो नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर। ठीक है फिर, ओके। माइक टेस्टिंग 1 2 3, टाटा बाय बाय, अच्छा समाप्त। Southward has no question for rotation.